हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम विज्ञान पढ़ रहे थे कक्षा 8 का। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 का विज्ञान। ओके, हम यहाँ से चैप्टर देखें तो अध्याय 1 का नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। ठीक है, दूसरे चैप्टर का नाम था तड़ित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं। फिर हमारा चौथे चैप्टर का नाम था कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। बल से जोर आजमाइश, हम और घर्षण के कारण सूक्ष्म जीवों का संचार, सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। ठीक है, हमने चैप्टर 7 तक पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हमको आज क्या पढ़ना है, चलिए हम देख लेते हैं। आज हमको देखना है दाब और बल का आपसी संबंध, ईंधन हमारी जरूरत। 10वां चैप्टर हमारा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, उसके बाद ये प्रकाश के खेल। उसके बाद हमारा एक लेक्चर और आएगा, उसमें हम पूरा इसको कक्षा 8 का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अध्याय 8 दाब और बल का आपसी संबंध। ठीक है, तो देखते हैं हम दाब किसे कहते हैं। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। ठीक है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से समझ में आया क्या होता है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। ठीक है, कोई क्षेत्रफल है, उस पर लगाए गए बल को, अगर हम उस पर जितना बल लगाते हैं उसी को दाब कहा जाता है। दाब का फार्मूला होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, P बराबर F/A, याद रखिए रहिएगा। जहाँ P बराबर क्या होता है दाब, F बराबर क्या होता है बल, A बराबर क्या होता है एरिया जिसका क्षेत्रफल, F बराबर फोर्स जिसको बल कहा जाता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं तो इसका मात्रक होता है पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों आप लोग याद रखे रहिएगा। दाब का अगर मात्रक पूछे या तो पास्कल या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि अगर यहाँ से हम देखें दाब की मात्रा, अगर दाब का मात्रा अधिक है तो फोर्स का भी मात्रा अधिक रहेगा। ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा हो रहा है तो देखिए, मान लीजिए अगर हम फोर्स को अगर मान लीजिए हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जितना एरिया बढ़ता जाएगा उतना ही किसका दाब का मान कम होता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि अगर देखिए मान लीजिए अगर एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो 100 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना हमारा आएगा 20 आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यही 10 हो जाएगा तो एरिया ये इस पे कितना आ जाएगा दाब 10 आ जाएगा। तो ये क्या कम होते चला जाएगा, जितना एरिया बढ़ेगा उतना ही हमारा क्या दाब कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ लीजिए जितना ज़्यादा बल उतना ज़्यादा दाब होगा। ठीक है, यहाँ से समझिए जितना ज़्यादा अगर बल ज़्यादा होगा तो दाब भी ज़्यादा आएगा। जितना कम क्षेत्रफल, मान लीजिए A का मान जितना ही घटेगा उसका दाब उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल उतना कम दाब, और जितना अगर क्षेत्रफल का मान हम जितना बढ़ा देंगे, ठीक है, दाब का मान हमारा उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, जितना कम बल, अगर बल का मान कम है तो दाब का मान भी अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से समझ में आएगा। आप लोग बस इस फार्मूले को अच्छे से देख लीजिए, इसमें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं ऊंची मकान के लिए नीचे का नींव क्या किया जाता है, गहरा किया जाता है क्यों और चौड़ा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो क्या होगा दाब कम हो जाएगा। ठीक है, जो उसका दाब पड़ेगा वो कम हो जाएगा। अभी आप लोग ये सोचिए, देखिए कीली का नोक जो होता है उसको क्यों पतला किया जाता है, क्या क्योंकि उसका देखिए एरिया उसका कम किया जाता है, जिससे क्या होता है दाब ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं द्रव तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। ठीक है, द्रव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जबकि गैस का बहाव सभी दिशा में होता है। इसको समझ में आ गया। द्रव जो होता है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बढ़ता है, लेकिन तो जबकि जो गैस क्या होता है ये इसका बहाव सभी दिशाओं में बराबर होता है। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने सिद्ध किया कि तरल पदार्थ सभी दिशा में एक समान दाब आरोपित करते हैं। ठीक है, अब दाब के बारे में अगर हम देखें तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल थे। ठीक है, इन्होंने क्या सिद्ध किया था कि जो तरल पदार्थ होता है ये सभी दिशाओं में एक समान दाब आरोपित करता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम, 1 मिनट गलत लिखा गया है, द्रवों। ठीक है, द्रवों द्वारा दाब लगाया जाना। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं द्रवों द्वारा दाब लगाया जाना। ओके, यहाँ से हम देखें तो द्रवों द्वारा दाब लगाया जाना, तो दाब मापी यंत्र को हम मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए रहिएगा, दाब मापी यंत्र को हम मैनोमीटर कहते हैं। द्रव का दाब सभी दिशाओं में बराबर लगता है। ठीक है, यहाँ से 2 चीज़ याद रखी रहिएगा, द्रव का दाब सभी दिशाओं में बराबर लगता है और दाब मापी जो यंत्र होता है उसको मैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है,
आगे देखते हैं तो जल की गहराई पर दाब का मान निर्भर करता है, ठीक है। फिर जल के द्वारा ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे थ्रस्ट कहा जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखी रहिएगा, जल के द्वारा ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे थ्रस्ट कहते हैं। फिर हम देखते हैं वायु तथा वायुमंडल। वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर की ऊपर तक होता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखी रहेगा कि वायुमंडल का जो फैलाव है पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर ऊपर तक ये फैला हुआ है। वायु जो होता है वो स्थान घेरता है तथा उसका भार भी होता है, ठीक है। इसलिए वायु क्या होता है, दाब डालता है। तो यहाँ से हमको क्या तैयार हो गया कि वायु भी दाब डालता है, क्योंकि वायु स्थान घेरता है तथा उसका भार होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायु दाब का विशालतम प्रयोग जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हान ज्यूरिक ने किया, ठीक है। यहाँ से क्या समझ में आया कि जो वायु दाब का विशालतम प्रयोग किसने किया था, तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ऑटो हान ज्यूरिक, ठीक है। प्राण के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ ये समझ लीजिए कि प्राणी के अंदर मान लीजिए कोई मनुष्य है तो उसका जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो दाब है वही वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसीलिए क्या होता है ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं। पर्वतारोही होते हैं कि ऊपर जाने पर वायु दाब क्या होता है, घट जाता है, इसलिए उन्हें सांस लेने में क्या होती है, परेशानी होती है। समझ में आया। जैसे देखिए क्या होता है, पर्वतारोही जब ऊपर जाते हैं तो वायु दाब जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है, इसलिए उन्हें सांस लेने में क्या होने लगती है, परेशानी होने लगती है, ठीक है। चलिए फिर हम इससे क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ से हम क्वेश्चन देखिए दिया गया है, गुरुत्व बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है। ऑप्शन 2 है विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। ऑप्शन 3 है गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही कथन है, ठीक है। तो इसमें से हम देखते हैं तो गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो गुरुत्व बल होता है केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं होता है, ठीक है। और ऑप्शन बी में देखें तो वास्तव में जो होते हैं विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वह छोटी हो चाहे वह बड़ी हो, वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर बल लगाती हैं, ठीक है। यही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। और फिर हमारा तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा, और ऑप्शन 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही है हमारा। तो पहला हमारा गलत है, ठीक है। तो इसमें से केवल ऑप्शन 2 और 3 सही है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखे रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ से कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो हमारे SCERT पुस्तक में दिया गया है, पूछ सकता है एग्जाम में ये। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दूसरा दिया गया है दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहा जाता है। बड़े क्षेत्रफल पर लगने वाले जो लगाने से दाब का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। नुकीली कील या तेज चाकू जिसके सिरे चौड़े होते हैं, नोक तथा धार पर दाब का मान क्या होता है, ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया था अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा, ठीक है। जो बल होता है पूर्ण धक्का है, जबकि दाब इकाई क्षेत्रफल लगने वाला बल है, ठीक है। ठोसों में दाब का मान नीचे की ओर होता है, तो याद रखी रहेगा, ठोसों में दाब का मान नीचे की ओर होता है। तरल में दाब सभी दिशाओं में आरोपित होते हैं, तो ये एग्जाम में दे सकता है। ठोस अगर कोई चीज़ है तो उसका जो दाब लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन कोई तरल पदार्थ है तो उसका दाब सभी दिशाओं में लगेगा, ठीक है। बल जो होता है पूर्ण धक्का है, जबकि दाब क्या है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। ठोसों में दाब का मान नीचे की ओर होता है, तरल में दाब सभी दिशाओं में आरोपित होता है, इसने हम समझ चुके हैं। द्रव तथा गैस बर्तन की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं, जिसको और वायुमंडलीय दबाव डालता है, ठीक है। जो द्रव होते हैं तथा जो गैस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बर्तन की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब का मान जो होता है वो 100 kPa होता है, ठीक है। याद रखी रहेगा, पृथ्वी पर समुद्र तल का जो वायुमंडलीय दाब का मान होता है वो 100 kPa होता है। एक वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 1 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखी रहेगा। चलिए फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। चलिए हम अध्याय 9 देख लेते हैं, हमारी ज़रूरत या फिर ईंधन जो हमारी ज़रूरत है, ठीक है। ये दिया गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से हम देखते हैं हर एक जलने वाला पदार्थ जो जलकर उष्मा या ऊर्जा देता है उसे हम ईंधन कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। ईंधन के बारे में हम थोड़ा कक्षा 6 में भी पढ़े थे, कक्षा 7 में भी पढ़े थे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। फिर देखिए ठोस ईंधन क्या होता है, चारकोल, मोम, कोयला, ये सब ठोस ईंधन है। द्रव ईंधन पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ऑयल जो होता है द्रव, और हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन भी क्या है, ये सब द्रव ईंधन है। गैस ईंधन हम देखें तो
कोल गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, गैस ईंधन होते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। जैव पदार्थ जलने पर गैस निकालते हैं। ठीक है, CO2 चूना पानी को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो चूना पानी को दूधिया कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गुलाबी फिनेप्थलीन को रंगहीन कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए रहेगा। फिर कार्बन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ में उष्मा देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखते हैं ईंधन का वर्गीकरण। सभी ईंधन मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं, तो याद रखिए रहेगा, जो सभी ईंधन होते हैं मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं। अब हम इसको ईंधन को उत्पत्ति के आधार पर अगर बांटें तो प्राथमिक ईंधन होता है और द्वितीयक ईंधन होता है। ठीक है, तो जो प्राथमिक ईंधन होता है लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम होता है। द्वितीयक ईंधन जो प्राथमिक ईंधन से प्राप्त किए जाते हैं उसी को द्वितीयक ईंधन कहा जाता है, जैसे चारकोल, कोल, रसोई गैस इत्यादि। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अब आगे हमें एक रिएक्शन दिया गया था, उसको देख लीजिए। कोयला को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा या फिर ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, कोयला को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखे रहिएगा। कोक किसे कहा जाता है, हम कोक के बारे में देखते हैं। कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम कोयला को क्या करें, वायु की अनुपस्थिति में इसको गर्म कर दें तो हमको कोक प्राप्त होगा। यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है, लगभग में यह क्या होता है, कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कोक का इस्तेमाल इस्पात उद्योग में तथा बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में इसका यूज किया जाता है, कोक का। ठीक है, चलिए फिर हम कोलतार के बारे में समझ लेते हैं। कोलतार के बारे में हम देखते हैं तो जो कोलतार होता है ये काला भूरा गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, कोलतार के बारे में याद रखिए रहेगा, यह लगभग 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। उपयोग इसका किया जाता है संश्लेषित रंग, औषधि और विस्फोटक बनाने में। ठीक है, कीटों को भगाने वाली नेप्थलीन की गोली भी कोलतार से ही प्राप्त होती है। ठीक है, आजकल सड़क निर्माण में कोलतार की जगह बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस जो होता है ये कोयला का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए कोयले का जो 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। ठीक है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। ठीक है, तो ये जो दूसरे प्रकार का होता है बिटुमिनस होता है, उसी में क्या अब आजकल सड़क निर्माण में उसी का यूज किया जा रहा है कोलतार की जगह पे। ठीक है, फिर हम देखते हैं, चलिए कोयला गैस के बारे में। कोयला गैस के बारे में हम देखते हैं तो कोयला को कोक बनाते समय जो गैस निकलती है, ठीक है, अगर हम कोयला को कोक बनाते हैं उसी के समय जो गैस निकलती है उसी को कोयला गैस कहा जाता है। ठीक है, कोयला गैस लंदन में 1810 और न्यूयॉर्क में 1820 में प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, यहाँ पे याद लिख लीजिए, प्रयोग किया गया था। पेट्रोलियम के बारे में देख लेते हैं। पेट्रोलियम गैस देखते हैं, मृत समुद्री जीवों और पौधों से बहुत मंद भूवैज्ञानिक प्रक्रमों द्वारा पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, बहुत इसमें टाइम लगता है, भूवैज्ञानिक प्रक्रमों द्वारा ये पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत से, पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जो होती है वो जल की परत से ऊपर होता है। ठीक है, तेल वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ कभी समुद्री शैल थे। नोट इसके बारे में हम देख लेते हैं। तेल भीतर मिलने वाले सभी पदार्थ से हल्के होते हैं। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहा जाता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिए रहेगा, पेट्रोलियम को जो प्रभाजी आसवन के द्वारा इसको अलग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए रहेगा, पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन विधि से हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसके विभिन्न संघटक का क्वथनांक अलग अलग होता है। ठीक है, याद रखिए रहेगा, इसमें जो विभिन्न संघटक होते हैं सभी के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम पेट्रोलियम के संघटक का नाम देखते हैं। अभी हमने संघटक के बारे में पढ़ा, फिर देखते हैं पेट्रोलियम के संघटक का नाम। एलपीजी, पेट्रोल, किरोसिन, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमिनस, ये सब क्या होते हैं, पेट्रोलियम के संघटक होते हैं। ठीक है, हमारे देश में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र निम्न है, इसको देख लेते हैं क्योंकि ये हमारा SCERT जो पुस्तक है उसमें दिया गया है। असम जो है उसमें मोहार कटिया नामक जगह वहाँ पे पाया जाता है, गुजरात में अंकलेश्वर में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में, मुंबई हाई समुद्र तल में जहाँ से तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो इतनी जगह है, ये सब जगह को नाम आप लोग याद रखिए रहेगा। गुजरात के अंकलेश्वर में, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बरौनी में है, और मुंबई हाई में के समुद्र तल में है। ठीक है, यहाँ से ये सब तेल पैदा होते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं बरौनी तेल कारखाना, इसका निर्माण कब हुआ था इसके बारे में।
इसके बारे में हम देख लेते हैं। बरौनी तेल कारखाना 1964 में इसका हुआ था, किसकी मदद से? रूस और रोमानिया की मदद से। 1965 में इसकी कैपेसिटी जो थी 1 मिलियन मीट्रिक टन तक ये प्रतिवर्ष उत्पादन करता था। बाद में क्या हो गया? 6 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, ठीक है। पाइपलाइन द्वारा इसका पटना, बरौनी, मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर आदि जगहों में होता है, ठीक है। एलपीजी गैस के लिए आरा के नज़दीक गीधा में बॉटलिंग प्लांट लगाया गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखे रहिएगा। फिर चलिए हम देख लेते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। यह एक जीवाश्म ईंधन होता है। प्राकृतिक गैस का जो उच्च ताप होता है, उच्च ताप पर इसको संपीड़ित कर प्राकृतिक गैस को सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो प्राकृतिक गैस होता है उसको उच्च दाब पर संपीड़ित कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उस प्राकृतिक गैस को सीएनजी के रूप में भंडारित कर दिया जाता है, ठीक है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस का भंडार त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ से आगे कुछ देख लेते हैं हम। कोई भी पदार्थ जो जलने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन करता है ईंधन कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले ईंधन को प्राथमिक ईंधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। वैसे ईंधन जो प्राथमिक ईंधन से प्राप्त किए जाते हैं उसे द्वितीयक ईंधन कहते हैं, जैसे कोक, कोयला, गैस इत्यादि। कोयला से कोक, कोलतार और कोयला गैस प्राप्त करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व इसका ही निर्माण हुआ था। किसका? कोयला का, पेट्रोलियम का और प्राकृतिक गैस का, ठीक है। ये एक जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन जो होता है ये समाप्त होने वाला संसाधन है, अर्थात जीवाश्म ईंधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आगे देखते हैं। पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है। इसके उत्पाद के रूप में पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। इस सबको हम पढ़ा चुके हैं अभी आप लोग को। सूर्य का प्रकाश, वायु एवं जल अक्षय ऊर्जा के स्रोत है। देखिए एक क्षय ऊर्जा होता है, एक अक्षय ऊर्जा होता है, ठीक है। तो जो क्षय ऊर्जा होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। लेकिन तो सूर्य का प्रकाश, वायु एवं जल जो होते हैं ये सब अक्षय ऊर्जा है, अर्थात इसका क्षय नहीं होगा, ठीक है। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अर्थात इसको हमको एक हिसाब से इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए इससे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व का पहला तेल का कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेदित या ड्रिल किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है पेंसिल्वेनिया, फिर दूसरा दिया गया है पिट्सबर्ग, फिर दिया गया तीसरा असम, चौथा दिया गया ऑप्शन हमारा क्या दिया है? लंदन, ठीक है। तो हमारा जो पहला हुआ था वो पेंसिल्वेनिया में हुआ था, ठीक है। इसके बाद तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। जो विश्व का पहला तेल का कुआं हुआ था वो पेंसिल्वेनिया में हुआ था, अमेरिका में 1859 में, ठीक है। ये ड्रिल प्रवेदित किया गया था, ठीक है। इसके 8 वर्ष बाद कहाँ पे हुआ था? 1867 में, ठीक है, असम में हुआ था, ठीक है। असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का कुआं पता चला था, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो हमने देखा ऑप्शन ए। उसके बाद उसके 8 वर्ष पश्चात 1867 में असम में हुआ था, ठीक है। भारत में अगर हम देखें, अभी हमने बताया था भारत में अगर तेल का कुआं देखें तो असम में है, गुजरात में है, बॉम्बे हाई में और गोदावरी तथा कृष्णा का जो बेसिन है उसमें है, ठीक है। हम लोग इसको पढ़े हैं तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है, ठीक है। अभी जब हम एक मिनट थोड़ा सा आगे कर दें, अभी जब हम इसको पढ़ा रहे थे तब आप लोग को बताए थे ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी कोलतार, ऑप्शन सी कोल गैस, ऑप्शन डी सीएनजी, ठीक है। तो अभी हमने इसको बताया था कि इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कोलतार, ठीक है, ऑप्शन बी। जो नेप्थलीन की गोलियां होती हैं वो कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। कोक, कोलतार और कोल गैस जो होते हैं ये किससे प्राप्त किए जाते हैं? अभी हमने बताया था ये कोयले से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो प्राकृतिक गैस होता है यहाँ पे दिया है सीएनजी ना, तो प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है, ठीक है। भारत में अगर हम देखें कि प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार कहाँ है, हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कोलतार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ से देखते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन
एक मिनट, हमारा पहला क्वेश्चन है विभिन्न पदार्थ जो प्रकृति में से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है खनिज, तो ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। मृदा, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। जल, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन तो प्लास्टिक क्या है? मानव निर्मित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इसमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय गतिविधियों से यह समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, यह अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? ठीक है, तो हमने इसको बताया, तो अभी हमने अक्षय और क्षय के बारे में दोनों पढ़ा था। तो कोयला कौन सा है? ये किस प्रकार का? यह क्षय होने वाला, यह समाप्त हो सकता है। पेट्रोलियम भी समाप्त हो सकता है। खनिज भी समाप्त हो जाएगा। परंतु हमारा जो है सूर्य का प्रकाश, यह एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यह कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युगल है। ठीक है, एक जोड़ा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें कोयला, तो ये समाप्त होने वाला है, परंतु मृदा समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, वायु और सूर्य का प्रकाश, ये दोनों क्या है? एक कौन सा समाप्त होने वाला? तो वायु ना समाप्त हो सकता है, ना सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। जल और पेट्रोलियम, तो जल तो हमारा कभी नहीं समाप्त हो सकता। पेट्रोलियम एक क्या है? समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो ये भी नहीं। हमको क्या ऐसा ढूंढना है जिसमें दोनों प्राकृतिक संसाधन हो, परंतु ये क्या हो? समाप्त होने वाले हो। ठीक है, तो हमारा वन्यजीव भी समाप्त हो सकता है और ये प्राकृतिक होता है। और खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है, परंतु यह समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो हमारा इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। उद्योगों में उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रक्रमण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता है? ठीक है, तो हमको कोक, कोलतार और कोल गैस, ये तीनों हमको किससे प्राप्त होता है? कोयले से प्राप्त होता है। परंतु सीएनजी हमको कोयले से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ये कैसा गैस होता है? एक प्राकृतिक गैस होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन है समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत होते हैं, मात्रा में असीमित होते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं है, मात्रा में सीमित होते हैं, मानवीय गतिविधियों से समाप्त ना होने वाले होते हैं। ठीक है, तो जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत होते हैं तो वो कैसे होते हैं? मात्रा में असीमित होते हैं, तो वो खत्म क्यों होते हैं? ठीक है, अगर वो समाप्त हो रहे हैं तो ये अर्थात क्या है? मात्रा में वो सीमित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छठवें का हम देखें तो हमारा क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन जिनके अवशोषण से प्राप्त होते हैं। निर्जीव पदार्थ से, केवल मृत पक्षी से, केवल मृत कीट से, मृत जीव से। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो जीवाश्म ईंधन होता है यह मृत जीव से ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कोयला जिसके या जिनके अवशेषों से बनता है, केवल वनस्पति से, केवल जंतु से, वनस्पति और जंतु दोनों से, ना वनस्पति से ना जंतु से। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? कोयला जिसके या जिनके अवशेषों से प्राप्त होता है, इसको हम देखते हैं। तो जो कोयला प्राप्त होता है यह केवल वनस्पति से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जंतु से क्या? हमको पेट्रोलियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो केवल वनस्पति से क्या प्राप्त होता है? हमको कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा मृत वनस्पति के कार्बनीकरण में कौन सा पदार्थ बनता है? कोयला बनता है, कोक बनता है, कोल गैस बनता है, कोलतार बनता है। ठीक है, हमने बताया था कि मृत वनस्पति के अगर कार्बनीकरण होता है तो हमको कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। कोलतार से नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं और इनका उपयोग किसे भगाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए मच्छर, मधुमक्खी, मोथ, सांप। तो इसको किसको भगाने के लिए किया जाता है? तो मोथ को भगाने के लिए कोलतार से जो नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं वो मोथ को भगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? ठीक है, तो पेट्रोलियम से हमको क्या प्राप्त नहीं होता है? तो पेट्रोलियम से हमको पेट्रोल प्राप्त होता है, पैराफिन मोम प्राप्त होता है, स्नेहक तेल भी प्राप्त होता है। लेकिन तो कोक जो होता है किससे प्राप्त होता है? कोयला से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ है जिनका आवास था मृदा में, पेड़ पौधे, समुद्र, चट्टाने। तो यहाँ से हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? 11 का सी समुद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन है। प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक
दाब पर भंडारित किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमारा इसमें हमको देखना है कौन सा कथन सही है। तो प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा कठिन है, तो गलत है, क्योंकि ये प्राकृतिक गैस का जो परिवहन है पाइपों द्वारा ही किया जा रहा है। प्राकृतिक गैस की कमी है कि घरों में जलाने के लिए, तो ये भी गलत है। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ से कुछ गलत सही क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो वायु क्या है, अभी हमने बताया था वायु ये समाप्त होने वाला नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन भी समाप्त होने वाला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दिया संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। प्रकृति में असीमित मात्रा में है तो समाप्त कैसे होगा, ठीक है, वो असमाप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। वन्य जीव समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, तो ये सही है, ठीक है। वन्य जीव होते हैं ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। उच्च ताप और दाब पर मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो जो होते हैं उच्च ताप पर और दाब पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। जो उच्च ताप और दाब पर जो मृत पौधे होते हैं ये धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषणकारी ईंधन है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही। जो पेट्रोल और डीजल है इसकी अपेक्षा सीएनजी जो होता है वो कम प्रदूषणकारी ईंधन होता है, ठीक है। तो हमारा ये भी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। थोड़ा फिल वाला हम देख लेते हैं। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहला जाता है, अभी हमने आप लोग को बताया था, क्या कार्बनीकरण कहलाता है, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम जीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं और क्या कहलाते हैं, जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। गंध वाला काला गाढ़ा द्रव कोलतार कहलाता है, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगा, अप्रिय गंध वाला, ठीक है, जिसका गंध हमको पसंद नहीं आता, अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव कोलतार कहलाता है, ठीक है। कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोलतार, ठीक है, और क्या प्राप्त होता है हमको, कोयला गैस प्राप्त होता है, ठीक है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, परिष्करण। अभी हमने बताया था क्या कहलाता है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक को अगर हम पृथक करें तो वह प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। जीवाश्मी ईंधन को अत्यधिक जलाना क्या होता है, ये वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है कि अगर हम जीवाश्मी ईंधन को अधिक जला रहे हैं तो ये वायु प्रदूषण का एक कारक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कोयला और पेट्रोलियम वाला पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग इतना तैयार करिए, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में करवा देंगे, ठीक है।